या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। जैसा कि आपने वायु विमानों को आकाश में उड़ते हुए देखा होगा, जैसा कि आपने बड़ी-बड़ी इमारतों को देखा होगा, इसका पूरा श्रेय विज्ञान को जाता है। जी हाँ, विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान कर दिया है। जी हाँ, इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक शख्सियत हमारे साथ उपस्थित है, जो सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की प्रमुख हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनिका जैन मैम की, जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं और आज अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगी। नमस्कार मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते प्रियंका जी और स्वदेश लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि विज्ञान को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हुआ तो आप कैसे करेंगी? विज्ञान को अगर हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें हर चीज़ का ज्ञान हो, या हम जिन अंधविश्वासों कुरीतियों की बात करते हैं उनसे हम बाहर आ सकें। और विज्ञान और तकनीकी कुछ ऐसे विषय हैं जो सभी के साथ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस जिनका सब्जेक्ट है उन्हीं को विज्ञान और तकनीकी की बातें जानने की ज़रूरत है। विज्ञान हमारे साथ सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक हम सोते हैं हमारे साथ साथ चलता है। तो विज्ञान और तकनीकी सभी के लिए आवश्यक है। और संविधान भी कहता है कि हम सभी में एक साइंटिफिक टेम्पर होना ज़रूरी है, या हम जिसे कहते हैं कि वैज्ञानिक चेतना हम सब में होना ज़रूरी है। तो बहुत आवश्यक है कि हम सभी विज्ञान को अपने साथ लेकर चलें। मैम, जैसा कि आधुनिक समय में विज्ञान और जो बच्चे हैं जो विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, तो उनके बीच क्या संबंध है? अ, विज्ञान जो है, हम जब रूरल एरियाज़ की बात करते हैं या ट्राइबल क्षेत्रों के जो स्कूली बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, हमारी संस्था जो सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी है लगातार काम करती है बच्चों के बीच वैज्ञानिक चेतना को डेवलप करने की। विज्ञान को हम कैसे रुचिकर तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि विज्ञान को लेकर उनके मन में एक जो थोड़ा सा डर होता है कि विज्ञान एक बहुत कठिन विषय है और इसमें हम आगे अपना फ्यूचर बनाने से या उस विषय को लेने से ही वो डरते हैं। तो हम उन्हें इस बात के लिए समझाते हैं। और समझाना का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें किसी लेक्चर देकर समझाते हैं। इस बात को जब हम उन्हें कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू जब विज्ञान समझाया जाए, जैसे अगर मैं आपसे ही कहूँ कि विज्ञान की इन थ्योरीज़ को आपको पढ़ना है, तो शायद आपको लगेगा कि इतनी बड़ी लंबी थ्योरीज़ को पढ़ना कुछ टिपिकल है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा एक साइंस गेम खेलें मेरे साथ और उसके बाद मैं आपको समझाऊँ कि आपने जो गेम खेला उसके पीछे में ये साइंस का लॉजिक था, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप उसे ताउम्र नहीं भूलेंगी। तो हमारा जो मेथड है, जो हमारी सोसाइटी काम करती है साइंस कम्युनिकेशन का, उसमें हम इसी तरह से बच्चों के बीच जाते हैं। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और हम उन्हें जितनी भी विज्ञान की बातें हैं, विज्ञान के नए-नए आविष्कार हैं, तकनीक है, उनके जो विषय हैं, उनमें जो विज्ञान है, उसे हम साइंस के कुछ गेम्स और साइंस की कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाते हैं, जिससे वो उनके लिए रुचिकर बनता है। और हमने ये पाया भी है कि उसके बाद बच्चे ये इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो साइंस विषय को आगे लेना चाहेंगे, और इवन कुछ बच्चे तो साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं आगे जाकर। तो इस तरह से हम विज्ञान को बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। विज्ञान विश्व को चला रहा है या विश्व विज्ञान को चला रहा है? ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे के साथी हैं। मैं ये कहूँगी कि या दोनों एक मित्र हैं कि विश्व और विज्ञान, और दोनों को ही साथ साथ चलना है और साथ साथ चलते रहे हैं हमेशा से। कोविड में भी आपने लोगों की बहुत सहायताएँ की, तो आपको डर नहीं लगा एक पल के लिए कि कैसे आप ये सारे काम कर पाएँगी? क्योंकि एक बार होता है, वो ऐसा दौर था कि हर कोई अपने बचाव में लगा हुआ था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, कहीं मैं भी संक्रमित ना हो जाऊँ? कोविड के समय में आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग घरों में बंद थे, और उस समय हम क्योंकि एक विज्ञान संचारक के रूप में मैं काम करती हूँ, तो मेरी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए, और लोगों के बीच जाकर ही उन्हें जागरूक किया जा सकता है। घर से बैठकर थोड़ा मुश्किल है, या लोगों की जो मदद करनी है। तो डर आपने जो कहा, तो विज्ञान वही उसी डर को शायद दूर करने का नाम है कि अगर हम सारे नियमों को फॉलो करें,
हम प्रॉपर मास्क लगाएं, हाथों को लगातार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, ये सब चीज़ों को अपनाते रहें। और टचवुड की मुझे पूरे कोविड समय में हम लोग फील्ड पर रहे, लेकिन मैं कभी कोविड संक्रमित नहीं हुई, लेकिन हाँ, हमारी टीम के कुछ सदस्य कोविड संक्रमित भी हुए। और उस समय हमें टीम में अपने कुछ नए और लोगों को जोड़ना होता था, और अकेले मैं नहीं, मैं पूरी सर्च एंड रिसर्च की टीम को इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे समय मेरे साथ रहे वो, और पूरी तरह से लोगों की भी मदद की। और इसमें हमारे साथ जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है भारत सरकार का, वो भी हमारे साथ उसमें सपोर्ट में रहे। और मध्य प्रदेश शासन का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया कि क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड था और हमारा मूवमेंट अलाउड नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग कोविड से बचाव के लिए काम कर रहे थे, तो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है, जैसे कि अभी आप कोविड की बात कर रही हैं, तो कुछ लोग का मानना यह है कि कोविड का दौर जो है वो चला गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रोटोकॉल का पालन करना होता है वो लोगों में कम हो गया है। लोग कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा होने की संभावना है। तो इस पर आप क्या कहेंगी, और जो नियम बनाए गए हैं उसे लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? जैसे कोविड का जो टाइम था, उस समय जितने लोग डरे हुए थे, तो कोविड की जब पहली लहर आई तब लोगों में डर था, थोड़ा था। दूसरी लहर में डर कुछ और बढ़ा, क्योंकि दूसरी लहर के समय हमने बहुत सारा लोगों को खोया भी है। अभी अगर हम ये कहें कि कोविड चला गया, तो एज अ साइंटिस्ट या एज अ साइंस कम्युनिकेटर, कोविड कहीं गया नहीं है। जो वायरसेस हैं, और कोविड जैसे और भी कई बीमारियां हैं जिनके वायरसेस आइडेंटिफाइड हैं, जो कभी भी हमारे बीच आ सकते हैं। तो हमें सतर्क हमेशा रहना चाहिए। और आपने सही कहा कि लोग अभी बहुत निष्फ़िक्र हो गए हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं अभी, देखते हैं। लेकिन भीड़ में अभी भी आप कोशिश करें कि मास्क का उपयोग करें। हाथों को साफ रखना हमेशा ही ज़रूरी है, और ये कई और बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो कोशिश करें कि हाथों को हमेशा साफ रखें, खाना हेल्दी खाएं। हमने ये कोविड के ड्यूरेशन में ये चीज़ देखा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, और मास्क का उपयोग भीड़ वाले स्थानों पे अवश्य करें। 2012 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके यहाँ आए हुए थे, आपके संस्थान में आए हुए थे। तो आपको उस समय कैसा लगा हुआ था? आपको कैसा लगा कि मतलब देश का राष्ट्रपति जो है वो हमारे संस्थान में आया था? तो उस वक़्त आपको किस तरह का अनुभव हुआ, और आपने उनसे क्या सीखा? ऐसी कौन-सी बात थी जो उन्होंने कही और आप आज तक उसको लेकर चल रही हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि मिसाइल मैन जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम, उनका सानिध्य हमें मिला। 12 दिसंबर 2012, 12/12/12 की वो डेट थी जब वो हमारे साथ थे। और कलाम सर वाकई एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में हम जितना पढ़ें, सुने, और जब उनके साथ हम होते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाकई उनका जो एक ऑरा है वो कितना बड़ा है, कितना पॉजिटिव है। और हम उनसे जुड़े रहे, ये हमारा सौभाग्य है। और उनके जो मिशन था, एक उन्होंने विज़न, इंडिया विज़न 2020 दिया है, जिस पर उनकी एक किताब भी है। और उनका मानना था कि अगर हम कुछ बातों को फॉलो करें तो हम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में बदल सकते हैं। हमेशा उन्होंने बच्चों को और यंग माइंड्स को प्रमोट किया, और वो चाहते रहे हमेशा कि मैं ये ना सोचूं कि मुझे क्या मिला, व्हाट आई कैन डू। जब मैं अपने आप से ये सवाल पूछूं कि मैंने क्या किया अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो शायद आप कुछ अच्छा करेंगे। और उनका ये जो विज़न था, उस विज़न को लेकर हम हमेशा चल रहे हैं। और एक और बात जो हमेशा वो कहते थे कि ऑलवेज ड्रीम बिग, आप हमेशा बड़े सपने देखें। आपका जन्म रेंगने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म उड़ने के लिए हुआ है। तो वो बात एक हमारे पूरे सोसाइटी के लिए एक जिसे कहते हैं कि हम एक ध्येय वाक्य है, तो हम उसे हमेशा लेके चलते हैं कि बड़े सपने देखें, और हम अपने समाज और हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं वो हम हमेशा अपने आप से पूछते हैं, और जितना कोशिश हो पाती है हम करते हैं। आज के समय में जो महिलाएं हैं वो विमान चला रही हैं, मेडिकल फील्ड में भी हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, कुछ नर्स हैं, कुछ जो है इंजीनियरिंग फील्ड में हैं। तो आपको ये सब देख के कैसा लगता है?
निश्चित ही मैं खुद एक महिला हूँ, तो जब महिलाएं प्रगति करती हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब महिलाएं प्रगति करती हैं तो निश्चित ही अंदर से एक खुशी होती है। हमारी संस्था कुछ रूरल विमेंस के लाइवलीहुड को लेकर भी काम करती है कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। जब महिला आत्मनिर्भर बनती है तो वो पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या पूरे परिवार की खुशहाली ले आती है। और जब उसके हाथ में थोड़ा पैसा आता है तो वो और मोटिवेटेड होती है कुछ और करने के लिए। हमने देखा है कि जो रूरल वीमेन हैं, जब उनको लाइवलीहुड के लिए हम उनको आगे लेकर आते हैं और वो हमसे जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होता है। तो महिलाओं के लिए मैं यही बस कहना चाहूँगी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो उनको कहीं भी ले जा सकता है और वो कुछ भी कर सकती हैं। वो जो सपने देख सकती हैं वो कर भी सकती हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि INS विक्रांत अभी हमें देश को दिया गया, तो उसके इवन जो उसको बनाया गया है उसमें भी कुछ महिलाओं ने काम किया है। आपने जैसे कहा कि अभी सेना में महिलाएं अब ऊंचे ओहदे पर भी हैं, तो ये सब दिखाता है कि देश प्रगति कर रहा है, क्योंकि जिस देश में महिलाएं प्रगति करती हैं वो देश बहुत आगे बढ़ता है, बहुत प्रगति करता है। महिला सशक्तिकरण पे आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण को लेकर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आत्मविश्वास उनमें अपना होना चाहिए। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ रिलायंट बने और जैसा कि अभी मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भी बने। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, शिक्षित होंगी और अपने आसपास के वातावरण को वो और अच्छी तरीके से समझ सकेंगी और अपने परिवार को और अपने समाज को और इवन अपने देश को कहीं प्रगति पर ले जा सकेंगी। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं का आत्मविश्वास से भरे हुए होना, उनका आत्मनिर्भर बनना और कॉन्फिडेंस उनमें होना ज़रूरी है कि वो कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए ये तो मानूंगी मैं कि कुछ अवसर कम होते हैं, क्योंकि उनके हमारा जो समाज है उसमें कहीं कहीं पर उनको महसूस होता है कि उनके लिए कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हैं, बंधन है, लेकिन उन सबको वो तोड़कर आगे बढ़ सकती हैं। बंधन तोड़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी जितनी उनके सामाजिक रिचुअल्स हैं उनको तोड़ना, लेकिन जो हम कहते हैं ना मानसिक गुलामी, उसको ज़रूर उनको तोड़ना होगा और वो बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, जब उनमें कॉन्फिडेंस होगा और वो आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। इस नवरात्रि पर आप महिलाओं को एक सुझाव अगर देना होगा तो आप क्या देंगी, और एक मूल मंत्र देना होगा तो आप क्या देंगी? महिलाओं को अगर एक मेरी तरफ से कुछ मैं संदेश देना चाहूँ तो बस इतना देना चाहूँगी कि आपके आसपास कितने भी जिन्हें हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आप उनसे लड़ सकती हैं। आप सब में वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें और एक विश्वास रखें कि आप कर सकती हैं। हमेशा बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करें। तो यही मेरा एक संदेश है कि किसी भी अगर आपसे गलती हो भी जाती है किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते समय, तो उस गलती को आप उससे डरे ना। उस गलती के बाद आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपका व्यवहार क्या होता है और उस गलती को आप किस तरह से लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझसे कभी गलतियाँ नहीं हुई, मुझसे भी हर कुछ फील्ड्स में गलतियाँ होती हैं। मैं अपनी हर गलती से सीखती हूँ और उस गलती से सीख कर फिर आगे बढ़ती हूँ और कभी भी गलती से डरती नहीं हूँ। तो मेरा बस यही संदेश है सभी के लिए कि डरें ना और आगे बढ़ें और ज़रूर सफल होंगे आप सब। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।